वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एक हमारी IRBM 2024 में हमारी पहली करेक्शन स्लिप आई है। करेक्शन स्लिप नंबर 1 टू IRBM 2024। तो आज हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको एक बार हम देखेंगे। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इनको। देख लीजिए दोस्तों, 22 जुलाई 2026 को ये रिलीज हुई है IRBM 2024 की पहली करेक्शन स्लिप। तो कुछ एडिशंस इन पैराग्राफ, कुछ मॉडिफिकेशंस चीजें हैं। हम आपको एक बार सरसरी तौर पे दिखा देते हैं, उसके बाद में एक एक पैराग्राफ के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे, पहले क्या था अभी क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में पैरा 215 ए, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। पैरा 217, 2A 2B और 4E। टोटल यहाँ पर है। 4E को तो खैर डिलीट ही कर दिया गया है, 2A और 2B के अंदर कुछ चेंजेस हैं। उसके बाद में थर्ड चैप्टर के अंदर हमारा पैरा 317 जो है उसको मॉडिफाई किया गया है। फिर छठे चैप्टर के अंदर पैरा 606/6 ये यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। और फिर बाद में आपका छठे चैप्टर में पैरा 606/16 ये आपका 606/6 था, और ये 606/16 के अंदर चेंजेस है। फिर पैरा 614 के अंदर मॉडिफिकेशन है। फिर पैरा 11 के अंदर 1103 पॉइंट नंबर 3। फिर पैरा 11 चैप्टर नंबर 11 में ही पैरा 1107/16 के अंदर चेंजेस है। 13 चैप्टर के अंदर भी चेंजेस दिए गए हैं, 1301। और ये तो आपके ऑलरेडी पहले आ चुका था, बीच में एक लेटर आ चुका था कि मेगा ब्रिजेस को इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट ब्रिजेस की जगह मेगा ब्रिजेस हम कहेंगे। तो ये इतने सारे चेंजेस इस करेक्शन स्लिप के अंदर आए हैं। हम अभी क्या करेंगे, पहले हमारे मैनुअल में एक एक पैराग्राफ को हम कंपेयर करते हुए जाएंगे, पहले क्या था और अभी क्या है उसको हम। तो सबसे पहले हमारा एग्जिस्टिंग जो है मैनुअल के अंदर जो एग्जिस्टिंग में है क्या चेंजेस है, हम जरा इस पर बात करेंगे। एग्जिस्टिंग में पैरा 215 जो है आपका मेंटेनेंस ऑफ HSFG बोल्ट्स है, मेंटेनेंस ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है। खैर, पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपल है कि आपका जैसा ब्रिज का पेंटिंग का स्केड्यूल रहेगा उसके हिसाब से आप HSFG बोर्ड्स की पेंटिंग करते हैं, वो पॉइंट को कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस हुए हैं पॉइंट नंबर 2, इसको मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर पहले क्या मेजर था कि HSFG बोल्ट में जो है एंटी थेफ्ट एंड एंटी सबोटेज के लिए मेजर्स पहले दो दिए गए थे। अगर आपको पता होगा कि एक तो ये था कि कोई भी ऐसे बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स को कोई अगर कोई स्पैनर वगैरह से ओपन कर ले, निकाल देगा, तो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है, ब्रिज हमारी जो है डैमेज होने का या हादसे होने के चांसेस है। तो यहाँ पर पहले ये था कि एंटी सैबोटेज मेजर के अंदर ये था कि आप जो है बोल्ट को पूरा टाइटन करने के बाद में वहां पर आप बोल्ट थ्रेड के को डिस्ट्रॉय करने के लिए टैक वेल्ड वगैरह बोल्ट के, यानी कि जब आप नट बोल्ट रहता तो नट को जब टाइट कर दो, बोल्ट का जो प्रोजेक्टेड पार्ट है जिसमें थ्रेड्स हुआ करते हैं, वहां पर पहले ये था कि आप उसको क्या करेंगे कि टैक वेल्ड लगा के उसको आप डैमेज कर देंगे ताकि कोई उसको ओपन कर ना पाए। टैक वेल्ड का साइज वगैरह दिया गया था। और दूसरी चीज ये थी कि आपका ऑल्टरनेटिवली प्रोवन बॉन्डिंग एजेंट में भी अप्लाई टू द थ्रेड्स प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द नट टू सीज और लॉक द बोल्ट इन पोजीशन। दूसरा तरीका ये था कि आप वेल्ड ना करें, उसका जो थ्रेड होता है उसके अंदर आप एपॉक्सी रेजिन सॉर्ट ऑफ एजेंट्स वगैरह भर दें ताकि वो जो है वो थ्रेड्स पूरे जो है फिलअप हो जाए तो कोई ओपन करने ना पाए, है कि नहीं। ये चीजें थी। अब क्या चेंजेस आए हैं, न्यू में क्या है, हम आपको वो दिखाते हैं। ठीक है। एंटी थेफ्ट एंड एंटी sabotage measures में where it is apprehended that theft or sabotage might take place, proven bonding agent may be applied to the threads projecting beyond the nut to seize or lock the bolt in position as per in RDSO report number BS 111। यानी कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दो मेथड्स जो थे, ये जो दो मेथड्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई आप वेल्डिंग वगैरह करने के बारे में जो बात थी उसको मना कर दिया। अब वो ये चीज बेसिकली कह सकते हैं कि ये चीज आपकी अब निकल चुकी है। ये जो एंटी सैबोटेज में वेल्डिंग वगैरह टैक वेल्ड वगैरह करना था, अब ये चीजें नहीं करनी है। एंटी थेफ्ट में आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो है प्रूवन बॉन्डिंग एजेंट वगैरह लगाना है। हाँ, इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंस दे रखा है। रेफरेंस वो यहाँ पे दिया है कि RDSO रिपोर्ट नंबर BS
111 उसे जरा देखना पड़ेगा हमें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों कि जो बोल्ट का जो आपका जो नट बोल्ट हुआ करता है, जैसे कि आपके मान के चले कि कोई कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपने इस तरीके की प्लेट्स वगैरह लगा दी है, ठीक है, मान के चले कि दो प्लेट्स वगैरह थी, इनको आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारा जो नट होगा वो यहाँ लग गया। अब इसका जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होगा, ये जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होगा, यहाँ पर कह दिया है कि जो थ्रेड्स यहाँ पे हुआ करते हैं तो इसके अंदर आप बॉन्डिंग एजेंट लगा दें, ताकि ताकि जो है जब उसका थ्रेड खत्म ही हो जाएगा तो कोई ओपन करेगा तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा पहला चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा है मॉडिफिकेशन पैरा 217 में 2A1 एंड 2B1। तो पहले पैरा 217 2A1 में हम जाएंगे। तो पैरा 217 में हम जाएंगे। पैरा 217 इसमें है प्रोटेक्टिव कोटिंग बाय पेंटिंग। पैरा 217 है प्रोटेक्टिव कोटिंग बाय पेंटिंग। तो सरफेस प्रिपरेशन पॉइंट नंबर 1 था, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चेंज है हमारे सेकेंड वाले में, 217 का पॉइंट 2A, चॉइस ऑफ सुटेबल 2A में भी शायद 1 है ना, 217 का 2A and 1। ठीक है, तो 217 का 2A and 1 ये क्या है, यहाँ पर आपका चॉइस ऑफ सुटेबल पेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। इन एरियाज वेयर देर इज नो करोजन, तो जो प्राइमिंग कोट हमारा हुआ करता है उसके बारे में बात हो रही है। प्राइमिंग कोट, वन कोट, वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग टू IS 104 फॉलोड बाय वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट। ये इस तरीके से यहाँ पे दिया था, ये दो तीन चीजें यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, अब उसको उन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई करके क्या कहा है कि आप यहाँ पर वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग टू IS 104 फॉलोड बाय वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट क्रोम प्राइमिंग पेंट टू IS 2074। यानी कि दो कोड का रेफरेंस दिया गया है कि पहला कोट आप लगाएंगे रेडी मिक्स्ड पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग का, और उसके बाद में आप रेडी मिक्स पेंट रेड ऑक्साइड जिंक क्रोम प्राइमिंग पेंट लगाएंगे। ये दो पेंट्स आपको लगाने हैं, ये दो कोट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किया गया है, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ उन्होंने यहां पे इस चीज को हटा दिया है। ये जो यानी कि और का कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पे और था या तो ये या तो ये, तो अब ये टू कोर्स ऑफ जिंक क्रोमेट रेड ऑक्साइड को हटा दिया है, यानी और का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ये पहला वाला जो था कॉन्सेप्ट यही रह गया हमारा ना। ये जो पहला आप देख रहे हैं दो लाइनें, यही दो लाइनें यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। तो दिस हैज ऑल्सो बीन डिस्कस नाउ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग पैरा 217 2B1। 2B1, 2A1 आपका क्या था वो हमने अभी देखा ना। तो 2A आपका था इन एरियाज वेर देर इज नो करोजन, नो सीवियर करोजन, नो सीवियर करोजन था, उसके लिए प्राइमिंग कोड में जो बताया था अभी हमने देखा। अब हमारा 2B1 क्या है, वेर देर इज सीवियर करोजन, जहां पर सीवियर करोजन है, इन एरियाज वेर सीवियर करोजन इज देयर, वहां पे प्राइमिंग कोड कैसा होगा। तो ये पहले वाला आपको दिखा रहे हैं, one coat of ready mix paint zinc chromate priming conforming to IS 104 followed by one coat of zinc chrome red oxide priming to IS 2074। ये जो हमारा जो थे पहले वाले अभी जो पढ़े थे वो ही है। और वन कोट यहाँ पे एक और है, वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग IS 104 फॉलोड बाय वन कोट ऑफ जिंक क्रोम रेड ऑक्साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर फर्क है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस यहां पर क्या आए हैं, यहां पर कहा है वन कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग conforming to IS 104 followed by one coat of zinc chrome red oxide priming to IS 2074। तो यहां पर भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि आपका जो और वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया है यहाँ पे, दैट हैज बीन रिमूव्ड। जो और वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको जो है ऑप्शंस नहीं है, अब एक ही जो है ऑप्शन है, रेड ऑक्साइड पेंट जिंक क्रोमेट प्राइमिंग 104, और उसके बाद में दूसरा कोट होगा जिंक क्रोम रेड ऑक्साइड प्राइमिंग टू IS 2074। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है पैरा 2174E का पॉइंट नंबर 6 को डिलीट किया है। पैरा 2174E पॉइंट नंबर 6 को डिलीट किया है। तो पैरा 217 में हम पहले जाएंगे। हाँ, 217 में ही है हम, बेसिकली वी आर इन 217 ओनली ना। इसके अंदर 4 3 हो गए आपके, 4 फिर ई
4E में कौन सा पॉइंट हमारा डिलीट हुआ है? 4E में लास्ट पॉइंट नंबर 6 डिलीट हुआ है। यानी कि ये हेडिंग क्या है पहले देख लेते हैं। पेंट की सेल्फ लाइफ के बारे में है, शेल्फ लाइफ के बारे में। पेंट शुड बी यूज विद इन द प्रिस्क्राइब शेल्फ लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये दिया गया था। तो इसमें अलग अलग पेंट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो दी गई थी। तो उसमें से आपका ये जो पेंट है, रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर IRS P31, ये हटा दिया गया है ना। ये जो है हटा दिया गया है। तो ये पॉइंट जो है छठा वाला पॉइंट इसमें से डिलीट किया। ये पैरा 2174E पॉइंट नंबर 6 के अंदर चेंजेस ये आए हैं। ओके, दिस अंडरस्टूड नाउ। कमिंग टू द चैप्टर नंबर 3 नाउ, पैरा 31। Recording in progress. Now next change in chapter number 3, para 317, approval of bridge drawings for doublings, gauge conversions, new lines and other bridge works। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ 5 पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं। सरसरी तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे हेडिंग में ही बताया गया है, ब्रिज ड्राइंग्स अगर है, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन वगैरह, इसके लिए तो उसके लिए क्या था, अप्रूवल के बारे में बात है कि नई नई लाइनें वगैरह है आपकी, है कि नहीं। तो वहां पर किसका लेना है। फिर बाद में ओपन लाइन के पास में अगर है, ओपन लाइन पर है तो किसका लेना है। ये इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स दिए गए थे ना। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स विल डायरेक्टली गो टू द न्यू वन। न्यू वन वाले में जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट कंपेयर करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं। In case of new lines, doublings, gauge conversions, etc., GADs. What is GAD? General arrangement drawings for railway bridges where linear waterway is being reduced or vertical clearance are inadequate and where construction is likely to affect any of the existing bridges, like during construction or during service. After clearance of concerned divisional branch officers shall be approved by CB of the concerned zonal railways. क्या कहा? GADs फॉर रेलवे ब्रिजेस वेयर लीनियर वाटरवे इज रिड्यूस। जो लीनियर वाटरवे होता है ना, एंड टू एंड, अगर वो रिड्यूस हो रहा है या वर्टिकल क्लियरेंस इनसफिशियंट है, इनएडिक्वेट है, और जहां पर ऐसी ब्रिजें बनाने से एग्जिस्टिंग जो ब्रिज हमारी होगी, है कि नहीं, वो अगर अफेक्ट हो रही है, तो आफ्टर क्लियरेंस ऑफ कंसर्न डिविजनल ब्रांच ऑफिस, क्योंकि वो लाइन चल रही है और ये नई लाइन हम बना रहे हैं या नया कुछ डबलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वहां पर आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम डिविजनल ब्रांच ऑफिसर ये अप्रूव होगा CB द्वारा, कंसर्न रेलवे के। GADs ऑफ ऑल अदर रेलवे ब्रिजेस, मतलब व्हाट इज मीन बाय अदर रेलवे ब्रिजेस? GADs ऑफ ऑल अदर रेलवे ब्रिजेस, यानी कि जहां पर लीनियर वाटरवे कम होना, वर्टिकल क्लियरेंस का इशू नहीं है, लेकिन नई लाइनें हैं या डबलिंग या गेज कन्वर्जन है, तो वहां पर कहा है एक्सेप्ट मेगा ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद नॉन स्टैंडर्ड अरेंजमेंट शाल बी अप्रूव्ड बाय। तो उनका अप्रूवल किस भी द्वारा लिया जाएगा? चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। फिर तीसरी चीज यहां पर क्या है? JD of mega bridges and bridges with non-standard arrangement shall be approved by chief bridge engineer of the concerned zonal railways। ठीक है, तो कितनी चीजें हमने ये देखी यहाँ पे दोस्तों? 3 वर्जन से हमको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, 3 वर्जन हमें देखने को मिले। पहला था कि पहले तो हेडिंग आप समझ लीजिए, नई लाइन डबलिंग गेज कन्वर्जन के लिए जो GAD होता है, ऐसी रेलवे ब्रिजेस जहां पर लीनियर वाटर पे आपका रिड्यूस हो रहा है, वर्टिकल क्लियरेंस आपका कम हो रहा है, और ये जो नई ब्रिजें चाहे बनाने के टाइम पे चाहे सर्विस में, अगर आपकी एग्जिस्टिंग ब्रिज जो होगी उसको अफेक्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग जो ब्रिज हमारी होगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जिस पे गाड़ियां चल रही है, अगर उसको अफेक्ट करती है, तो डिविजनल ब्रांच ऑफिसर से क्लियरेंस लेके CB, चीफ ब्रिज इंजीनियर, उसको अप्रूवल दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ब्रिजेस होगी, यानी कि इसके अलावा का अर्थ यहाँ पे ये है कि जिसमें लीनियर वाटरवे रिड्यूस होने का या वर्टिकल क्लियरेंस अफेक्ट होने के बारे में कोई चांस नहीं है, तो वहां पे ऑल अदर ब्रिजेस, उसमें भी एक्सेप्शन दिया गया कि मेगा ब्रिजेस और नॉन स्टैंडर्ड अरेंजमेंट वाली ब्रिजेस को छोड़ के उनका जो GAD का अप्रूवल चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन इसका काम कर रहा है तो वो कर सकते हैं। और जो अभी बात हो रही है GAD ऑफ मेगा ब्रिजेस, तो GAD ऑफ मेगा ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद नॉन स्टैंडर्ड अरेंजमेंट, इसका भी अप्रूवल CB जो होंगे, चीफ ब्रिज इंजीनियर ऑफ कंसर्न जोनल रेलवेज, विल बी गिविंग। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई आपको? ये पहले वाला पॉइंट आपका देख लीजिए। यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं था, यानी कि इसके अंदर डीआरएम्स वगैरह भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो डिविजनल ब्रांच ऑफिस एंड डीआरएम के बाद में था जोनल, और जीएडी ऑफ और अदर अदर ब्रिजेस वाज चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। अब एडिशन यहाँ पर जो अगर है कोई चीज, तो वो क्या है, वो ये है कि जो मेगा ब्रिजेस का जो आइटम था ना, जीएडी ऑफ मेगा ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद नॉन स्टैंडर्ड, ये सीबी करेंगे। ये मेगा ब्रिज के बारे में जो एक्सेप्शन जो पहले अभी दिया मेंशन्ड है, ये चीज पहले नहीं थी, तो ये यहाँ पर मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं, जीएडी ऑफ फॉर ऑल रेलवे ब्रिजेस ऑन ओपन लाइन आफ्टर क्लियरेंस ऑफ कंसर्न डिविजनल ब्रांच ऑफिस शाल बी अप्रूव बाय सीबी ऑन ओपन लाइन आफ्टर आफ्टर क्लियरेंस। ये भी करीब करीब वही पॉइंट है, लैंग्वेज थोड़ी सी फर्क है। जीएडी फॉर ऑल रेलवे ब्रिजेस ऑन ओपन लाइन आफ्टर क्लियरेंस ऑफ कंसर्न डिविजनल ब्रांच ऑफिस शाल बी अप्रूव बाय चीफ ब्रिज इंजीनियर ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवे। ठीक है, इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, वही चीज है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, जीएडी एंड लॉन्चिंग स्कीम ऑफ ऑल आरओबीज। व्हाट इज आरओबी? रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस, आरओबी, आरयूबी, एफओबीज एंड रेल फ्लाईओवर्स। तो जीएडी एंड लॉन्चिंग स्कीम ऑफ all ROBs, RUBs, FOBs, rail flyover affect the which shall affect the existing lines after clearance of concerned divisional branch officer shall be approved by CBE, shall be approved by chief bridge engineer of the concerned zonal railway। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, जीएडी एंड लॉन्च स्कीम ऑफ ऑल अदर आरओबीज, आरयूबीज, एफओबीज, रेलवे शाल बी अप्रूव बाय कंसर्न चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। मतलब आपने समझा फर्क क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फर्क जो पड़ रहा है वो ये है, अगर एग्जिस्टिंग लाइन को अफेक्ट कर रहा है कोई आरओबी, आरयूबी, एफओबी, रेल फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, जो कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी अगर कर रहा है, तो वहां पर क्लियरेंस लगेगा डिविजनल ब्रांच ऑफिसर से, उसको अप्रूवल देंगे चीफ ब्रिज इंजीनियर। लेकिन अगर ऐसा एग्जिस्टिंग लाइन को अफेक्ट करने का कहीं चक्कर ना होगा, तो चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन ही उसको अप्रूवल दे सकते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मेजर चेंज है, बस खाली जो एक टर्म था जो पहले भी था, एंड डीआरएम जो दिया था ना पहले, जहां पर ये चीजें अब हट गई है, डीआरएम का कोई रोल इनके अप्रूवल के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, डीआरएम का कोई रोल इनमें रखा नहीं गया है। बाकी ये पॉइंट करीब करीब वैसा ही सेम टू सेम है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट, पहले में क्या था, द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग वर्क फॉर द ब्रिज वर्क्स railway bridges, ROB, RUB, FOB, and rail fiber being executed by open line shall be carried out by bridge branch at headquarter level of the concerned zonal railway। स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग वर्क के बारे में बातें हैं। तो यहाँ पर अभी क्या कहा, द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग वर्क फॉर द ब्रिज वर्क्स रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर बीइंग एग्जीक्यूटेड ओपन लाइन शैल बी कैरिड आउट ऑफ ब्रिज ब्रांच एट हेडक्वार्टर एट द कंसर्न जोन। इसमें कोई चेंज दोस्तों नहीं है, कोई चेंज इसमें नहीं है। फिर बाद में पॉइंट नंबर 5 क्या है, द स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग वर्क फॉर द ब्रिज वर्क रेलवे आरओबी, आरयूबी, एफओबी, रेल फॉर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंस्ट्रक्शन शैल बी अप्रूव्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई चेंज है क्या, देख लेते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों, सेम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चेंज मेजर था इस पैराग्राफ की, अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर चेंज जैसे हमने आपको बताया कि पैरा 317 के अंदर उन्होंने मेगा ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद नॉन स्टैंडर्ड के लिए सीबी के पास दे दिया। पहले ये कैटेगरी थी नहीं, पहले ये कैटेगरी थी नहीं, मेगा ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद नॉन स्टैंडर्ड करके बारे में मेंशन नहीं था, वो एक यहाँ पर उन्होंने ले लिया है। बाकी जो पहले वाले जो पॉइंट्स थे वो वैसे के वैसे थे, और जो डिविजनल ऑफिसर एंड डीआरएम था वो हटा दिया गया था। सेम चीज सेकंड नंबर पॉइंट में भी हुई है ना, सेम चीज सेकंड नंबर पॉइंट में भी हुई है, और फिर बाद में थर्ड में भी। मेजर चेंज बेसिकली पॉइंट नंबर 1 के अंदर था, अगर हम देखेंगे तो मेजर चेंजेस पॉइंट नंबर 1 के अंदर देखने को हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट हमारा चेंज है चैप्टर नंबर 6 में, पैरा 606.6। पैरा 606.6 मॉडिफिकेशन है। पैरा 606 क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिगार्ड्स टू
कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। हेडिंग पहले समझ लेना जरूरी है। रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। तो पॉइंट नंबर 6 में जाना है हमें। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या था, पहले देख लेते हैं। सीमेंट के बारे में है। OPC conforming to IS 269 shall be used for plain RCC and pre-stressed concrete work। यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कहा गया था कि जो भी आपके प्लेन आरसीसी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क है सब जगह पे हमें क्या यूज करना है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करना है। और फिर बाद में क्या कहा था कि पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 455 में ऑल्सो भी यूज फॉर प्लेन एंड आरसीसी वर्क बट नॉट फॉर PSC। यानी ये कहा था कि भाई आप जो है PPC या पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस जो सीमेंट होती है, सॉरी पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस ना जो स्लैग निकलता है ना स्टील इंडस्ट्री से, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 455 में बी यूज फॉर प्लेन एंड आरसीसी वर्क बट नॉट फॉर PSC। फिर PPC पोजोलैनिक पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसके बारे में कहा था कि आप इसको आप PSC और RCC में यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन कंक्रीट और कंक्रीट वर्क्स इन बिग सबस्ट्रक्चर नहीं जहाँ पे कोई वेयर रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड नहीं PCC आएगा वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर कहा व्हेन पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज यूज्ड इट इज टू बी ensured दैट प्रॉपर डैम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज डन एटलीस्ट फॉर 14 days एंड सपोर्टिंग फॉर्म सो एंड सो। ये सो मेनी थिंग्स आर देयर, ये हमारे पहले के हैं। अभी क्या चेंजेस है हम उसको देखते हैं। अभी अभी चेंजेस आया है, डिटेल में काफी दिया गया है। द सीमेंट टू बी यूज इन वर्क शैल एज अ जनरल रूल बी लिमिटेड टू द फॉलोइंग टाइप्स। दो टाइप की सीमेंट इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट टू कंफर्म BIS। OPC कंफर्मिंग टू IS 269, दूसरा है PPC कंफर्मिंग टू IS 1489। यानी आपने एक चीज देखा, ब्लास्ट फर्नेस वाला जो होता है ना स्लैग वाला जो सीमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है अभी, ये जो हमें दिखने को मिल रहा है ना। तो दो ही टाइप के सीमेंट के बारे में कहा है जो इस्तेमाल के बारे में कहा है, एक OPC और PPC। फिर अब PPC के बारे में क्या कहा, व्हेन PPC पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट इज यूज्ड फॉर इन प्लेन एंड RCC कंक्रीट, proper curing must be ensured for at least 14 days and supporting formwork shall not be removed until the concrete attains at least 75% of its design strength। दोस्तों अभी हमने थोड़े दिनों पहले जब हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको OPC ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट पोजोलानिक सीमेंट सबके बारे में आपको बताया था, पढ़ाया था क्या एडवांटेजेस है, ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग आपको बताया था हमने। तो वही चीज का एप्लीकेशन यहाँ पर भी है कि क्या कहा, PPC जो है आप प्लेन और RCC में यूज कर सकते हो। प्रॉपर क्यूरिंग कम से कम 14 दिन यानी 2 हफ्ते करना है, और उसका फॉर्म तब तक नहीं निकलेगा जब तक 75% स्ट्रेंथ अचीव ना हो जाए। जो डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी होगी उसका 75% जब तक स्ट्रेंथ अटेन ना कर ले हम लोग सपोर्टिंग फॉर्मवर्क इसके निकालेंगे नहीं। फिर बाद में क्या कहा, बाद में कहा वाइल OPC shall normally be used in pre-stressed concrete, यानी आमतौर पर OPC तो आप प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में यूज कर ही सकते हैं, पहले भी था अभी भी है, लेकिन आगे क्या कहा है ये चीज देखना है। यूज ऑफ PPC में बी अलाउड, use of PPC may be allowed by the engineer in charge, use of PPC may be allowed by the engineer in charge subject to specific condition that the concrete must achieve the specified transfer strength and all pre-stressing operations must be carried out only after confirming the required strength through test result at prescribed elapsed time। मतलब क्या है, पहले ये था कि आप प्री स्ट्रेस के अंदर PPC या ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो होती है इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे, आप सिर्फ और सिर्फ OPC यूज करेंगे, पहले ये था। तो ये अभी भी है कि वाइल OPC सीमेंट शैल नॉर्मली बी यूज्ड इन प्रीसियस कंक्रीट वर्क, लेकिन फिर आगे क्या कहा, PPC को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते के subjected to specific condition that concrete जो है it must achieve the specified transfer strength and all pre-stressing operation must be carried only after confirming required strength। आप सभी लोग जानते होंगे जो प्री-स्ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, प्री-स्ट्रेसिंग के अंदर बेसिकली होता यह है कि हम जो है जैसे कि खास करके पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए यहाँ पर बात हो रही है,
पोस्ट टेंशन मेंबर, ये इवन प्रीटेंशन वाले के लिए भी एप्लीकेबल है। प्रीटेंशन में भी आप जैसे कि ले लीजिए कि आप मान के चलो स्लीपर बना रहे हैं। अब आप स्लीपर बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, होयर्स मेथड आप इस्तेमाल करते हैं। पहले वो मोल्ड के अंदर वायर्स को स्ट्रेच किया जाता है, प्री डिटरमाइंड स्ट्रेच देते थे, फिर बाद में आप कंक्रीटिंग करते हैं इस मोल्ड के अंदर, फिर बाद में क्या करते हैं, जब वो हार्ड इनफ हो जाता है, स्ट्रांग इनफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो वायर्स को रिलीज करते हैं। तो वो जो फोर्स होता है आपके वायर का, वो आपके कंक्रीट के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो वो ट्रांसफर स्ट्रेंथ, तो जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ होगी तभी तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रांसफर स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात की है, पहली बात। और दूसरी चीज क्या होती है, ऑल प्रीस्ट्रेसिंग ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, प्री टेंशनिंग में तो यही एक आपका ऑपरेशन था, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि आप मेंबर को पहले जो है बनाते हैं, उसके अंदर शीट्स वगैरह छोड़ देते हैं, और उसके बाद में जब वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है तो आप उसके अंदर प्रीस्ट्रेसिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं ना। दिस इज द प्रोसेस, करेक्ट। तो यहां पर स्पेसिफाइड ट्रांसफर स्ट्रेंथ और ऑल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, लाइक आपने अंदर से टेंडेंस पास किया, फिर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ तो आनी चाहिए ना। तो अब आप, मैं आपको अगर बात करूं कि पीपीसी और ओपीसी में फर्क किस चीज का है दोस्तों, फर्क किस चीज का है बताएं आप। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो दोनों सेम देंगे, लेकिन फर्क। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखिए दोस्तों, अभी हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर बहुत ही क्लियर टर्म्स में हमने आपको बताया था कि जब हम लोग पोजोलाना वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या इवन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कुछ परसेंट ब्लेंडिंग करते हैं ना। हाँ, अब आंसर मुझे मिला मुझे बराबर। ठीक है, यस दिस वाज एक्सपेक्टेड, अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ इज नॉट प्रोवाइडेड ना। तो क्या होता है कि हम लोग जो है ब्लेंड कर दें, लाइक दिस पीपीसी, ब्लास्ट फर्नेस, लाइक दीज ऑल आर ब्लेंडेड सीमेंट्स। यानी कि आप उसके अंदर कुछ अमाउंट से जो है पोजोलानिक मटेरियल लाइक फ्लैश, माइक्रोसिलिका सॉर्ट ऑफ मटेरियल हम ऐड करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग ऐड करते हैं। जब उनको ऐड करते हैं तो वो सीमेंट नहीं है, सीमेंटिशियस मटेरियल जरूर है। ठीक है, तो सीमेंट के जैसा स्ट्रेंथ तो वो नहीं दे पाता आपको, सीमेंट के जैसा आपको स्ट्रेंथ तो वो दे नहीं पाता। तो अब हाँ, वो एक अलग बात है कि वो CaOH/2 के साथ में रिएक्ट करके बाद में आपको लेटेस्ट स्ट्रेंथ पे CaS जेल रिलीज करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ CaOH/2 भी आपको स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करता है, जो कि नॉर्मल ओपीसी में नहीं होता। तो यहां पर यह है कि क्यों आपका सीमेंटिशियस मटेरियल गिवन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के अंदर कम है, तो आपके पास CaS जेल शुरुआत में कम होता है। जब CaS जेल आपके पास शुरुआत में कम होता है तो क्या होता है कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कम होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कम होता है। इसीलिए यहाँ पर जो एम्फसाइज किया गया है कि भाई पीपीसी इस्तेमाल करना है करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब फोर्स ट्रांसफर करने की बात आएगी, ट्रांसफर स्ट्रेंथ की बात आएगी, तो तभी ट्रांसफर करेंगे जब हम ये इंश्योर कर लेंगे हमारे टेस्ट वगैरह से कि भाई सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ गई, तभी हम करें। लेकिन जैसे हम लोग क्यूब वगैरह कास्ट करते हैं तो क्या स्ट्रेंथ आई होगी, हमें वो वर्कआउट करके देखना पड़ेगा ना, क्यूब स्ट्रेंथ वगैरह से। इसी तरीके से आपका प्रोसेसिंग ऑपरेशन भी करना है तो आपको क्यूब्स जो आपके पास होंगे देखना है कि भाई मुझे ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिल गई है क्या। भाई मिल गई है तभी हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। फर्दर मोर the mixed design and curing methodology must be suitably tailored to ensure adequate strength development and meet all durability requirement। यानी कि अब यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात किया है कि जो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन होगा, तो मिक्स डिजाइन और क्यूरिंग मेथोडोलॉजी। मिक्स डिजाइन आपका एडिक्वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से आप मिक्स डिजाइन करके कंक्रीट यूज करेंगे। नॉमिनल तो हम करेंगे नहीं वैसे भी, क्योंकि प्री स्ट्रेस वाला आप यूज कर रहे हैं तो आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ही लगती है उसके अंदर। साथ में क्यूरिंग मेथोडोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्यूरिंग आप जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलता है। क्यों जल्दी मिलता है स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट सिंपल है। हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यूरिंग से फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि पहले जो पॉइंट था ये वाले के अंदर चेंजेस नहीं है। पीपीसी आप प्लेन और आरसीसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज कहा कि भाई एटलीस्ट 14 डेज की स्ट्रेंथ को इंश्योर कीजिए। और दूसरा ये कहा कि जब तो 75% स्ट्रेंथ नहीं ले लिया फॉर्म वर्क आप निकालेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ओपीसी के लिए पहले, सॉरी प्री स्ट्रेस के लिए पहले स्ट्रिक्टली कहा गया था कि सिर्फ ओपीसी यूज करेंगे, पीपीसी नहीं यूज करेंगे या दूसरी सीमेंट नहीं यूज करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कंडीशन दिया, इंजीनियर इंचार्ज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन वो पीपीसी भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि पीपीसी के एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू ओपीसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेंथ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कम ज़रूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसके अंदर जो है द कंक्रीट इज मोर परमिएबल एंड ड्यूरेबिलिटी इज मोर, लाइक चांसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर आर लेस। तो ये जो है एडवांटेज है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, फिर आगे क्या कहा है, यूज ऑफ use of any other type of cement along with mineral admixtures as specified in IS 456 can be used with prior approval of the PCE या C construction, C coordination or CAOC as applicable। मतलब क्या कहा, इनके अलावा लाइक ओपीसी पीपीसी के अलावा अगर कोई और सीमेंट इस्तेमाल करनी है along with some mineral admixtures, लाइक डिजाइन मिक्स डिजाइन किया हमने, और हमें ये समझ में आया कि जो हमारा जो मिक्स डिजाइनर है उसने वो सजेस्ट किया कि सर फॉर अचीविंग द रिजल्ट अगर हम लोग ये सीमेंट की जगह ये सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं विद सम एडिटिव्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन, तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है IS 456 के दायरे में रहते हुए। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अप्रूवल लगेगा कि भाई सब्जेक्टिव अथॉरिटीज का जो है ना, पीएचओडी का अप्रूवल लगेगा, लाइक पीसी या सी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन या सीएओसी कंस्ट्रक्शन जो भी होंगे वो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर भी क्या आधार पे वो अप्रूवल देंगे, तो यहाँ बताया गया सब्जेक्ट टू कंडक्टिंग डिटेल्ड लैबोरेटरी एंड और फील्ड ट्रायल्स टू एस्टैब्लिश कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। यानी बेसिकली क्या है, लैब एंड फील्ड ट्रायल्स के बारे में बात चल रही है। जब आप कोई चीज डिजाइन करते हैं तो आपको पहले सेटिस्फाई होना है ना कि भाई ये जैसा मैंने सोचा था वैसा ये एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं तो हमने फील्ड ट्रायल्स करना है, लाइक सो मेनी सैंपल्स वी विल बी मेकिंग इन द लैबोरेटरी, और उसके बाद में ट्रायल करने के बाद में जो एक सर्टिफाई हुआ उसको फील्ड ट्रायल करके भी देखना है कि बस ये रिजल्ट दे रहा है, तब आप इसको बाद में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि अदर सीमेंट विद मिनरल एडमिक्सचर इस्तेमाल करना है। दूसरा क्या कहा, एस्टैब्लिशिंग कंपैटिबिलिटी विद establishing compatibility with aggregates, admission and other constituents of concrete। जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग सीमेंट, जो एग्जिस्टिंग आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एडमिक्सचर एग्रीगेट जो ऑलरेडी आप यूज करो, उसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर सीमेंट और विथ मिनरल एडमिक्सचर, तो दे मस्ट बी compatible because these all are chemicals, these mineral admixtures as well as these admixtures, these all are chemicals। इवन एग्रीगेट काफी हद तक हम कहते हैं कि दे आर न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन टू सम एक्सटेंट they are also like made up of some minerals only, they are also minerals। तो बेसिकली वो आपस में compatible होना चाहिए, कुछ रिएक्ट वगैरह आपस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद में कहा ensuring that the proposed cement meets all relevant codal provisions and project specific performance criteria and ensuring appropriate modification in construction methodology, including curing period, फॉर्मक रिमूवल टाइम, प्री-स्ट्रेसिंग schedule wherever required। देखिए क्या होता है दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं कि समटाइम्स लाइक फील्ड सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट। हम कोई ऐसी चैलेंजिंग जगह पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें जो है स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, जहाँ पर मान के चलिए कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइम सेविंग करना है, कुछ करना है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ समझने के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मकसद यही होता है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें स्ट्रेंथ मिल पाए, है कि नहीं। तो उसके अंदर सीथरियस कंटेंट वगैरह ज्यादा है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर कुछ यूज करना है तो ट्रायल मिक्सेस वगैरह देखना है, बाकी कंपेटेबिलिटी वगैरह है, तो ये सारी की सारी चीजें देखना है, हमारा जो है टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं पे ड्यूरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कहीं पे जो अर्ली स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, हर जगह अलग अलग मकसद हमारा हुआ करता है, तो वो हमें देख लेना है। ठीक है, कहीं पे फ्रीज थॉइंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे ट्रेनिंग एजेंट वगैरह ऐड करना है, तो क्या है, ये सारा का सारा चीज देख लेना है। तो ये एक चीज यहाँ पर उन्होंने काफी कह सकते हैं कि इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से काफी हद तक आज के जमाने के, आज के ट्रेंड के हिसाब से काफी फ्लेक्सिबल हो गया हमारा ब्रिज मैनुअल अभी। जो पहले कन्वेंशनल था कि सिर्फ आप ओपीसी इस्तेमाल करेंगे, तो हमने आपको बताया कि जब हम सीमेंट पढ़ रहे थे कि ब्लेंडेड सीमेंट जो है उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं।
आज की तारीख में मोर देन 80% प्लेसेस इन आर ओन कंट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज रिलाइंग ऑन ब्लेंडेड सीमेंट्स ओनली, बिकॉज ये स्ट्रेंथ भी देता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और तीसरी बात ड्यूरेबल भी है, परमेबिलिटी भी इसके कम है, एडवांटेजेस बहुत है। तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ देम इन रेलवेज, तो यहाँ पर ब्रिज में भी इस्तेमाल में लेने की बात है। लेकिन कुछ उन्होंने पॉइंट्स क्लॉज दे दिए कि भाई ये सब चीजों को जो है इंश्योर करने के बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, आ जाते हैं इसी चैप्टर इसी पैराग्राफ में एक और पैरा है, पॉइंट नंबर पॉइंट एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 606 का 16, कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो पहले एग्जिस्टिंग में क्या था, हम वो आपको दिखा देते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में पहले क्या दिया गया था ये देख लेते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, ऑल concrete shall be compacted by vibration, generally internal vibration shall be used on all sections that are sufficiently large to admit them। यानी कि अगर काफी अच्छा क्रॉस सेक्शन है, रिइंफोर्समेंट में गैप वगैरह है, आप जो है इंटरनल नीडल वाइब्रेटर जिसको हम कहते हैं डाल के कर सकते हो, तो करें, बहुत अच्छी बात है। और फिर बाद में ये कहा कि यूज ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर कंप्लाइंट टू ISO एंड सो कोड्स फॉर कंपेक्ट कंक्रीट इज रिकमेंडेड। और टेक्निक्स में कहा, ये पहले की है, मैं आपको बता रहा हूँ। वाइब्रेटर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट कंक्रीट बिकम्स यूनिफॉर्मली डेंस एंड प्लास्टिक मास। वाइब्रेटर शैल बी यूज फॉर कॉम्पैक्शन ओनली, नॉट फॉर कंक्रीट को मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टली यूज नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑपरेशन ऑफ वाइब्रेटर के लिए स्पेस ऑफ पॉइंट वाइब्रेशन शैल बी सच दैट जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरलैप। यानी कि आपने एक पॉइंट पे आपने कंक्रीट का नीडल इंसर्ट किया, मान के चले कि हमने एक जगह पे इंसर्ट किया नीडल को, यहाँ इंसर्ट किया तो इसका रेंज ये आ गया। अब दूसरा मैं अगर यहाँ पे करूँ, इसका रेंज यहाँ आ जाएगा, तो ये जगह तो रह गई, ये जगह तो रह जाएगी, है कि नहीं, ये तो रह जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, तो हमें ऐसा करना है, दूसरा नीडल ऐसा डालना है कि वो आपस में ओवरलैप करते जाए। ठीक है, ये कोई जगह बच नहीं ना पाए, बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि नहीं। ये पहले के पॉइंट से आगे अभी क्या चेंजेस है वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कॉन्क्रीट डिपॉजिटेड इन लेयर्स, फॉर कॉन्क्रीट्स deposited in layers. Vibrator shall be inserted vertically and allowed to sink due to its own weight to the bottom of the layer and be slowly withdrawn for succeeding layer. Vibrator shall penetrate the surface of the previous layer, so and so। ठीक है, ब्रिज कोड का जो है, कंक्रीट ब्रिज कोड का रेफर करने के लिए कहा। अभी क्या दिया है हम ये देख लेते हैं, पूरा एक तरफ से पढ़ता हूँ। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, all concrete shall be compacted by vibration. Generally, internal vibration shall be used on all sections that are sufficiently large to admit them. Use of mechanical vibrator compliant to so and so code compact is recommended। इसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, सेम टू सेम पॉइंट्स आर रिपीटेड। फॉलोइंग टेक्निक शैल बी यूज, अब इनको देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहले कितने पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट थे, अभी भी 4 पॉइंट है। पहले का वाइब्रेटर शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट कंक्रीट बिकम्स यूनिफॉर्मली डेंस एंड प्लास्टिक मास, सेम पॉइंट। Vibrator shall be used for compaction only, not for moving concrete horizontal along the form. Same points. Next, horizontal vertical operation of vibrator. The spacing of points of vibration shall be such that the zones of influence overlap। मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट हमारे सेम टू सेम है। ठीक है, अब हम आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे। आगे वाले पॉइंट पे हम जाएंगे। कोडल प्रोविजन में कोई चेंजेस है क्या? 2505, 2506, 2514, 4656। एक 4656 ऐड हुआ है। यूज ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर 2505, 2506, 2514। अच्छा, 4656 हटा दिया गया है बेसिकली, ये हटा दिया गया है, ये जो पैरा ये ना IS 4656 हटा दिया गया है ना। 2505, 2506 और 2514, ये वैसे ही का वैसा है ना। IS 4656 को हटा दिया गया है, एक चीज ये हमने देखा। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। For concrete deposited in layer, the vibrator shall be inserted vertically and allowed to sink due to its own weight to the bottom of the layer and be slowly withdrawn. For succeeding layers, the vibrator shall penetrate the surface of the previous layer. For further details, IRS concrete bridge code में भी referred to। तो मुझे दोस्तों इस पैराग्राफ के अंदर, apart from that deletion of that IS कोड का reference IS 4656, आई डोंट सी एनी चेंजेस, आई डोंट सी एनी चेंजेस, इसके अंदर कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हमें देखना पड़ेगा IS 4656 में कॉम्पोजिशन ऑफ कंक्रीट के बारे में क्या चीज का मेंशन किया गया है, जो कि उन्होंने अभी हटा दिया है। बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। यानी कि मैकेनिकल वाइब्रेटर कंप्लाइंग टू 4646 कैन नॉट बी यूज, यहाँ इसका मतलब यही हुआ।
और कोई चेंजेस तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पैरा है दोस्तों हमारा जो चेंजेस आया है, पैरा 614, मॉडिफाई पैरा 614 ट्रायल शॉप इरेक्शन। क्या चीजें पहले दी गई थी पैरा 614 में, ट्रायल शॉप इरेक्शन में? द फर्स्ट पैन मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप in bolted position for ensuring the accuracy of the template, interchangeability of members, fairness of holes at joints, and checking camber achieved. The dismantled components are inspected, painted, and shipping marks stenciled before dispatch to site. ये पहले था कि जो ट्रायल शॉप इरेक्शन हमारे जो स्टील के स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए है, ये कि जब आप करते हैं तो यहाँ पे बोल्टेड पोजीशन में क्या करना है, पहले उसको इरेक्ट वगैरह करेंगे ताकि टेम्पलेट वगैरह बराबर है। फिर मेंबर की इंटरचेंजेबिलिटी और होल प्रॉपर जगह पे जॉइंट्स पे है कि नहीं, और ये सब करने के बाद में हमारा जो वो जो गर्डर होगा, जो कुछ भी स्ट्रक्चर होगा, उसको जो प्रॉपर केम्बर मिल रहा है कि नहीं, वो सब आपको कहाँ देखना है? दे ऑल मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप इटसेल्फ। पहला स्पैन के बारे में कहा। फिर बाद में उसी तरह से इसके डिसमेंटल कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, उनको पेंट करें, शिपिंग मार्क आपने असेंबल किया पहले, फिर उसके बाद में स्टेंसिल से मार्किंग वगैरह आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको डिसमेंटल वगैरह करके मार्किंग वगैरह रहना साइट पे डिस्पैच करने के पहले। ये पहले था। और अभी क्या चेंजेस है देख लेते हैं। क्या कहा, द स्पैन्स मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप। क्या चेंजेस है, पहले ही दिख रहा है आपको। यहाँ पर कहा था द फर्स्ट स्पैन मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप। तो ट्रायल शॉप इरेक्शन में तो कहा था फर्स्ट स्पैन मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप, और अभी क्या कहा गया है, द स्पैन और स्पैन्स यानी कि वो एक है या मल्टीपल है, जितने मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप इन बोल्टेड पोजीशन फॉर ensuring the accuracy of the templates, interchangeability of members, fairness of holes at joints, and checking camber achieved। और डिसमेंटल कंपोनेंट्स के बारे में भी जो चीजें थी वैसे ही है। डिसमेंटल कंपोनेंट्स आर इंस्पेक्टेड, पेंटेड एंड शिपिंग मार्क्स स्टेंसिल्ड बिफोर डिस्पैच टू साइट। यानी कि जो पहले ये एक स्पैन यानी फर्स्ट स्पैन के बारे में कहा था, यहाँ पे चाहे एक स्पैन हो मल्टीपल स्पैन हो, तो सबके लिए कहा था स्पैन और स्पैन्स मस्ट बी कंप्लीटली इरेक्टेड इन द शॉप, है कि नहीं? शॉप में आप उसको इरेक्ट करेंगे, प्रॉपर एक्यूरेसी जो टेम्पलेट वगैरह बराबर बराबर है कि वो सब कर देना है, मार्किंग वगैरह कर देना, सब कुछ कर देना, उसके बाद ही में उसको डिसमेंटल करके आपको साइट पे भेजना है। तो पहले जो फर्स्ट स्पैन था, जो फर्स्ट स्पैन कहा गया था, तो अभी यहाँ पे जितने भी स्पैन हो, स्पैन यानी एक ही स्पैन है तो, और अगर मल्टीपल तो स्पैन, इन्होंने वर्ड यहाँ पर यूज किया है उसके लिए। ओके, गॉट इट। सभी के लिए कहा है कि आप उसको जो है पहले वर्कशॉप में, यानी कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, आप जैसे मान के चलो ब्रिज है, उसमें मल्टीपल गर्डर्स वगैरह आपके लग रहे हैं। तो पहले ये था कि ट्रायल शॉप इरेक्शन में आपने जो ड्राइंग के हिसाब से पूरा बनाया, तो उसको एक स्पैन को जो है शॉप में पहले असेंबल करें, और मार्किंग वगैरह किया, सब कुछ कर कर लेंगे, आप देख लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसी के आधार पे बाकी सब आप जो है करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब कहा गया है कि नहीं, सभी स्पैन को जो है पहले आप यहाँ पे असेंबल करेंगे शॉप में, असेंबल करके मार्किंग वगैरह लगाएंगे। कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो आपको अभी लग जाएगा पता, आप करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। फिर उसे आप इसको डिसमेंटल कर दे, स्टेंसिल मार्क आपके ऑलरेडी है, फिर जाके उस मार्किंग के हिसाब से वहाँ पे फील्ड पे असेंबल कर सके। तो अभी सभी के लिए कहा गया है, पहले सिर्फ एक स्पैन के लिए था, अभी सभी के लिए कहा गया है। एक चीज ये आपको मिल गई। नाउ चैप्टर नंबर 11 के अंदर कुछ चेंजेस है पैरा 1103 में, 1103 का पॉइंट नंबर 3। अब दोस्तों हमारा पैरा 110 पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है, ये हम देख लेते हैं कि पहले क्या था। तो पहले आपका 1103 में आपको दिखा देता हूँ, पैरा 1103 इंस्पेक्शन बाय एएन होता है, इसके अंदर थर्ड नंबर पॉइंट है। उसके बारे में कहा था इंस्पेक्शन में, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस आर दोस हैविंग लीनियर वाटर ऑफ 300 meters और अ टोटल वाटरवे ऑफ 1000 square meter और मोर, and those classified as important by the chief engineer या chief bridge engineer depending on considerations such as depth of waterway, extent of river training works and maintenance problems। अब उसकी जगह पे क्या चीज आई है, उसकी जगह पे इंपॉर्टेंट ब्रिज को आप जानते हैं कि मेगा ब्रिज कर दिया था ब्रिज स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा, तो नाम चेंज हुआ था, वो यहाँ पे इंक्लूडेड किया है मेगा ब्रिजेस, ब्रिजेस हैविंग वाटर टोटल लीनियर लेंथ ऑफ
300 में or more, or which have total water of 1000 square meter or more, and those already classified as important by the chief engineer, chief bridge engineer. फिर आगे क्या कहा फर्दर, इसके अलावा कहा द ब्रिजेस विच शैल बी क्लासिफाइड बाय द चीफ इंजीनियर सीबी एज मेगा ब्रिजेस डिपेंड ऑन कंसिडरेशन सच एज डेप्थ ऑफ वाटरवे, एक्सटेंट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। उस आधार पे भी जो है कोई ब्रिज को मेगा ब्रिज में क्लासिफाई सीबी या चीफ इंजीनियर है वो कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर एंड दोज जो था ये वाला पार्ट वैसे ही का वैसा है। चेंजेस यहाँ आया है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट उन्होंने किया है। एक तो नाम मेगा ब्रिजेस कर दिया, इसको इलेबोरेट करके बताया। एक इसमें मतलब क्या है, एक तो दोज ऑलरेडी क्लासिफाइड यानी जो पहले से क्लासिफाई किया गया है चीफ इंजीनियर चीफ ब्रिज इंजीनियर वाला वो। और फिर बाद में क्या कहा गया है, अभी जो नया है वो ये है, इसके अंदर नयापन क्या है मैं बता देता हूँ। ये हेडिंग के अलावा मेगा ब्रिजेस के अलावा further the bridges which shall be classified by the chief engineer chief bridge engineer as mega bridge depending on concession such as water depth of waterway, extent of river training and maintenance problem। ठीक है, ये एक चेंज थोड़ा सा है। फिर बाद में मेजर ब्रिज में कोई चेंज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। The major bridge is one which has a total water of 18 meters or more and which has a clear opening of 12 linear meters or more in any one span। वो वैसे ही का वैसा है। Total linear length of 18 meter or more which have a clear opening of 12 meter or more in any one span। सेम है ये, इसमें कोई चेंज नहीं। माइनर ब्रिजेस भी सेम ही रहेगा आपका। ब्रिजेस विच डू नॉट फॉल इन दिस क्लासिफिकेशन एंड जो ऊपर के जो आए इंपॉर्टेंट और मेजर जो थे वो माइनर ब्रिजेस में था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट की जगह पे हमारी मेजर मेगा ब्रिज और मेजर ब्रिज होगी, तो माइनर ब्रिजेस विच डू नॉट फॉल इन द क्लासिफिकेशन मेंशन्ड अबव ए एंड बी वो आ जाएंगे आपके माइनर ब्रिजेस के अंदर। तो अब देखेंगे तो आपको समझ में आ गया पैरा 1103 के अंदर क्या चेंजेस हैं। नाउ पैरा 1107 का 16 नंबर पॉइंट है हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। क्या था, हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस should be done periodically by an independent agency। Health monitoring will include corrosion monitoring, deterioration of materials, system damage, retrofitting, etc। Periodicity of health monitoring as given below। अगर अग्रेसिव एनवायरनमेंट में यानी कि एक्सट्रीम वेरी सीवियर सीवियर वाला केस, तो पहला सर्वे 5वें साल में करेंगे ब्रिज बनने से, और उसके बाद सब्सिक्वेंट सर्वे हर 5 साल में करेंगे। और अदर देन अग्रेसिव एनवायरनमेंट के लिए था कि अदर देन अग्रेसिव एनवायरनमेंट लाइक माइल्ड एंड मॉडरेट, तो उसके लिए क्या था कि फर्स्ट सर्वे 5वें साल पे करेंगे और उसके बाद में हर 10 साल पे करेंगे। ये हमें पहले चीजें दी गई थी। अब क्या है दोस्तों ये देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ, वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज था तो नाम चेंज हो गया, हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड मेगा ब्रिजेस शुड बी डन पीरियोडिकली बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है, वैसा ही है, खाली आइडेंटिफाइड मेगा ब्रिजेस नाम हो गया। हेल्थ मॉनिटरिंग विल इंक्लूड करोजन मॉनिटरिंग, डिटोरेशन ऑफ मटेरियल, system damage, retrofitting, same to same point। Periodicity of health monitoring again that is also not changed। फर्स्ट सर्वे अग्रेसिव एनवायरनमेंट एंड एक्सट्रीम वेरी सीवियर सीवियर 5वें साल पे करेंगे, और अगर सब्सिक्वेंट इंटरवल उसका है होगा सर्वे का 5th ईयर होगा एट 5 हर 5 5 साल पे। और अदर देन एग्रेसिव एनवायरनमेंट माइल्ड एंड मॉडरेट है तो यहाँ पे 5वें साल पे, हर 5वें साल पे फर्स्ट सर्वे, 5वें साल पे फर्स्ट सर्वे होगा और 10 ईयर इंटरवल पे रहेगा। तो इसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो पहले नाम था वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, नाउ it has been changed to identified mega bridges। Rest all the things are same, no changes over here technically। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 पैरा 1301। तो पैरा 1301 है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस। चैप्टर नंबर 13 ही आप देख लीजिए, ट्रेनिंग फॉर ब्रिज स्टाफ है। इसके अंदर ये जो है आपका पैरा 1301 जो है अभी हम देख रहे हैं, क्या है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ब्रिज स्टाफ नीड टू बी ट्रेन फॉर द जॉब बोथ थ्रू थ्योरेटिकल क्लासरूम
theoretical classroom training and practical work at site using the tools, equipment, machinery. ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट फ्रॉम टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। चार टाइप के कोर्स, इनिशियल, प्रमोशनल, रिफ्रेशर एंड स्पेशल, चार कोर्सेज थे। गाइडेंस लेना है आप तो अप्रूव मॉडल्स ऑफ स्टेज बाय ट्रेनिंग ग्रुप सी एंड डी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सो एंड सो, इस तरीके से उन्होंने दे रखा था। अभी क्या चेंज है अब वो हम आपको बता देते हैं। Bridge staff needs to be trained for the job both through theoretical classroom training, practical work at site using the tools, equipment, machinery। सेम चीजें, कोई यहाँ पे आपको चेंजेस मेजर देखने को नहीं मिलेगा। कि ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, सेम है। कोर्स का नाम चेंज हुआ है दोस्तों, एक पहले जो इनिशियल कोर्स जिसको हम कहते थे उसका नाम इंडक्शन कोर्स कर दिया। रेस्ट बाकी प्रोमोशनल, रिफ्रेशर, स्पेशल वैसे के वैसे ही है। इनिशियल की जगह इंडक्शन हो गया, प्रोमोशनल, रिफ्रेशर, स्पेशल सब कुछ वैसे ही है। ओके, फिर बाद में जो गाइडलाइंस यहाँ पे गाइडेंस वगैरह दिया गया है तो गाइडेंस भी आप देख सकते हैं। गाइडेंस शैल बी टेकन फ्रॉम लेटेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, अब ये यहाँ पे चेंजेस हैं। पहले था द गाइडेंस में बी टेकन फ्रॉम द बुकलेट अप्रूव मॉड्यूल्स ऑफ ट्रेनिंग ग्रुप सी एंड बी, अगस्त 1994 का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेफरेंस दिया था। अब क्या कहा गया है, गाइडेंस शैल बी टेकन फ्रॉम लेटेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी क्या है आप सभी जानते होंगे, अगर आप इरिसन की वेबसाइट पे जाके अभी देखिएगा तो नॉन गजेटेड स्टाफ का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक बुकलेट लगा रहता है तो वो अपडेट करते रहते हैं, यानी कि सिलेबस जो है कीप्स चेंजिंग ना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो पहले था वो अब नहीं है। तो वो ही कहा कि जो लेटेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा नॉन गजेटेड इंजीनियरिंग का उसके गाइडलाइंस वहां से लेना है। और ये भी कहा गया कि भाई एक पर्टिकुलर जोनल रेलवे में अगर कोई और भी ट्रेनिंग कुछ देना अपने हिसाब से दे सकते हैं तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द रेलवे may frame their own course contents if such of those training modules for which the course contents are not available in latest training modules. However, broad guidelines for conducting these courses are given in the following paragraphs। और वो आगे का पार्ट है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान के चलो कोई पर्टिकुलर जोनल रेलवेज है, वहां पे कुछ अलग टाइप की फील्ड कंडीशंस है, कुछ अलग टाइप की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है जो कि हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया गया उसके अंदर नहीं है। तो ये कहा कि रेलवेज में फ्रेम देयर own course contents is such of these training modules are not available in latest training modules। यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके लिए हमें ट्रेन करना है हमारे स्टाफ को, लेकिन हमारे जो है सिलेबस के अंदर नहीं है तो अपना कोर्स कंटेंट बनाया जा सकता है करके यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यानी कि दे आर बीइंग वेरी मच फ्लेक्सिबल ओवर हियर एज वेल। ठीक है। ठीक है, तो पहले भी था ये चीज, लेकिन ये जो पॉइंट था कि आपको अप्रूव मॉडल और स्टेज वाइज ट्रेनिंग ये करना था तो ये इधर पे उन्होंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर सिंपली कह दिया कि लेटेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है आपका जो इम्प्लीमेंटेशन में होगा अगस्त 94 की जरूरत नहीं है जो है उसको आप फॉलो करिएगा। ये चेंज एक हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 12 जो कि एंड ऑफ आर करेक्शन स्लिप है। दिस इज नथिंग बट द एंड ऑफ आर करेक्शन स्लिप। यहाँ पर बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा है पॉइंट नंबर 12, एनीवेयर इन आयर ब्रिज मैनुअल इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल 2024 में जहां जहां पर टर्म इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है दे शैल बी रेड एज दे शैल बी रेड एज मेगा ब्रिजेस नाउ, यानी कि जहां पर भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस लिखी होगी अब हम उसको इंपॉर्टेंट ब्रिज नहीं बल्कि हम उसको किस नाम से जानेंगे, अब हम उसको मेगा ब्रिज के नाम से जानेंगे। तो मैनुअल में मान के चलिए कि 10 जगह या 100 जगह भी इंपॉर्टेंट ब्रिज सबको आप इंपॉर्टेंट ब्रिज ना बोल के मेगा ब्रिज में लिखेंगे। ब्रिज स्टैंडर्ड कमिटी द्वारा जो है ये प्रपोज किया गया था यानी वहां पे पास हुआ था, वही चीज आपकी करेक्शन स्लिप में अभी ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये करेक्शन स्लिप यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से सब चीजें समझ में आई होगी।